हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आज बेटा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता या धातुओं की सक्रियता श्रेणी। तो आपने बहुत सारी धातुएं पढ़ी हैं, मेटल्स पढ़ी हैं। मेटल्स में इससे पहले मैंने आपको एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताया था। तो जो धातुएं होती हैं उनमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो एक चीज़ एक क्रम में जब धातुओं को लगाते हैं, या तो उनके बढ़ते हुए ऑक्सीकरण क्रम में या उनके घटते हुए रिडक्शन क्रम, जब इस तरह से लगाते हैं तो एक सीरीज प्राप्त होती है और उस सीरीज को कहते हैं सक्रियता श्रेणी, यानी धातुओं की सक्रियता श्रेणी। तो होता क्या है कि जैसे यदि हम कोई एक विलयन लें, सपोज करो कॉपर सल्फेट का हमने विलयन ले लिया, और कॉपर सल्फेट विलयन में यदि हम आयरन डाल दें, क्या डाल दें? आयरन, तब ये आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी FeSO4 बनाता है, प्लस जो Cu धातु है हमारी कॉपर, उसको मुक्त कर देता है। लेकिन यदि CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में सिल्वर को यानी चांदी को डाल दें तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि जो कॉपर है, कॉपर के साथ जो सल्फेट का विलयन बना है, कॉपर सल्फेट विलयन, तो जो Fe है आयरन, उसकी सक्रियता कॉपर से ज़्यादा होती है, जबकि Ag की सक्रियता कॉपर से कम होती है। इसीलिए Fe कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जबकि सिल्वर कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाता। और ये चीज़ कहाँ से याद होती है, कहाँ से पता लगता है? ये होती है एक सक्रियता श्रेणी। इसीलिए एक सक्रियता श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो बीच में एक हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है, वो 0 होता है। उससे कुछ धातुएं नीचे होती हैं और कुछ धातुएं ऊपर होती हैं। तो हाइड्रोजन से नीचे की जो धातुएं होती हैं उन्हें याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है छापा। क्या चीज़? छापा। ये सभी धातुएं हाइड्रोजन से नीचे आती हैं। तो देखें, C के साथ U लगाएं, यानी ऊपर U नीचे U, G² और T। तो कौन कौन सी धातुएं हो गई? Cu कॉपर, Hg पारा, Ag सिल्वर, Pt प्लेटिनम, Au गोल्ड। यानी कहने का मतलब ये धातुएं जो होती हैं ये हाइड्रोजन से नीचे आती हैं। कहाँ आती हैं? हाइड्रोजन से नीचे आती हैं। और इनकी जो सक्रियता श्रेणी होती है वो कम होती जाती है। कैसी होती जाती है? कम होती जाती है। यानी Au की सक्रियता श्रेणी जो होती है वो सबसे कम होती है। अब देखें, कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने Ag मिला दिया। क्या मिलाया? Ag सिल्वर। तो कॉपर से नीचे है Ag और इसकी सक्रियता कैसी होती जा रही है? कम होती जा रही है। यही कारण है कि सिल्वर जो होता है कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाता, जबकि Fe जो होता है, आयरन जो होता है, वो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होता है। इसीलिए ये क्या करता है? कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसके बाद एक आती है, सामान्य तौर पर एक अधिक सक्रिय धातु कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों में मौजूद लवणों के विलयन में से विस्थापित कर देती हैं। यदि रिएक्शन को उल्टा कर दिया जाए, भाई देखो हमने ऊपर लिखा है, ऊपर इसमें एक रिएक्शन दी है, बताया था कि Ag को यदि कॉपर सल्फेट विलयन में डालें तब कोई अभिक्रिया नहीं होती, और यदि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर को डाल दें तब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को मुक्त कर देता है। क्यों? क्योंकि कॉपर की सक्रियता जो होती है, एक्टिविटी रिएक्टिविटी जो होती है, वो सिल्वर से अधिक होती है। यही कारण है कि जो
कॉपर होता है वो सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को मुक्त कर देता है। अब ये सक्रियता श्रेणी है आपके सामने, यहाँ पर देखें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन। तो देखें ये जो हाइड्रोजन है इससे ऊपर की जो धातुएं हैं उनकी सक्रियता कैसी है, सबसे अधिक है, यानी सबसे सक्रिय धातु कौन सी हो गई, के। नीचे देखें कॉपर, Hg, सिल्वर, Au, Pt इसने नहीं दिया है, Pt और आएगा इसके बीच में, Au और Ag के बीच में Pt आता है, प्लेटिनम। सबसे कम सक्रिय धातु कौन सी है, गोल्ड। कौन सी है, गोल्ड। तो ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है, सक्रियता घटती है। क्या होता है, सक्रियता घटती है। सबसे ज़्यादा अधिक सक्रिय कौन है, के, पोटेशियम। सबसे कम सक्रिय कौन है, गोल्ड। कौन है, गोल्ड। ठीक है। अब यहाँ पर देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ठीक नीचे कौन आ रहा है, कॉपर। और कॉपर के बाद क्या आता है, Hg, मरकरी। Hg के बाद क्या आता है, Ag। तो Ag की सक्रियता कॉपर से कम है, इसीलिए Ag कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित नहीं करती। लेकिन देखें कॉपर और कॉपर के बाद ऊपर है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से भी ऊपर आता है Fe। तो यानी Fe कहाँ है, Cu से ऊपर, कॉपर से ऊपर है। Fe की सक्रियता कॉपर के मुकाबले अधिक है। यही कारण होता है कि आयरन जो होता है कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। अब बात ये आती है कि जो धातुओं के स्रोत हैं वो क्या क्या होते हैं और इन्हें हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो धातुओं के जो रोचक गुणधर्म होते हैं और दैनिक जीवन में जो इनके महत्व होते हैं उन्हें जानने के लिए धातुओं के स्रोतों को जानना बहुत अति आवश्यक होता है। और ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, 8, 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। जो पृथ्वी पट्टिका धातुएं जो होती हैं, ठीक है, वो धातुओं, पृथ्वी जो होती है धातुओं का मुख्य स्रोत होती है। ठीक है। कुछ धातुएं समुद्र में भी पाई जाती हैं। ठीक, जैसे जो धातुएं, आप सपोज करो जो समुद्र होता है उससे हम नमक प्राप्त करते हैं। तो नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम धातु कहाँ से प्राप्त हुई हमारी, समुद्र से। क्लियर। ये लवण भी 6 धातुओं के स्रोत हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोराइड भी कहाँ से प्राप्त होता है भाई, समुद्र में जो लवण पाए जाते हैं उन लवण में सोडियम क्लोराइड भी होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है। तो मैग्नीशियम भी धातु हो गई और सोडियम भी धातु हो गई। ठीक है। पृथ्वी पट्टिका के वे घटक जिनमें ये धातुएं हैं इनके यौगिक होते हैं खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ओर्स। खनिज को क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। और ये धातुएं जो होती हैं वो फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती, मतलब ओर्स होते हैं किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करके पाई जाती हैं। जैसे खाली Fe का ना पाया आना, फेरिक ऑक्साइड का पाया आना, Fe2O3 का पाया आना। ठीक है। Cu को डायरेक्ट, Cu का कॉपर का डायरेक्ट ना मिलना, CuS कॉपराइट के फॉर्म में मिलना, ये सब क्या होते हैं, ओर्स होते हैं। जब कोई भी मेटल सिंगल स्टेट में ना पाई जाए, वो अपने किसी न किसी के साथ रिएक्शन करते हुए पाई जाए धातुओं के साथ, तब वो कहलाता है हमारा ओर्स। क्लियर। अब इसमें क्या है, ऐसे खनिजों को अयस्क कहते हैं। ठीक है। जिनसे क्या होता है, जो धातुएं होती हैं आराम से रिमूव की जा सकती हैं, और इसे कहते हैं हम मेटलर्जी। क्या कहते हैं, मेटलर्जी। इनका निष्कर्षण किया जाता है, जो आपके यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर है, और मेन डिटेल जो आप पढ़ेंगे वो आगे पढ़ेंगे इंटर में। क्लियर। इसके बाद में होता है, वास्तव में इन अयस्कों में धातु यौगिकों के रूप में होती हैं। अब अयस्कों और यौगिकों से शुद्ध धातु प्राप्त करने को धातु कर्मीय कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कर्मीय। यानी जो ओर्स होते हैं उनसे जब प्योर स्टेट में जो धातुएं प्राप्त करनी होती हैं वो कहलाती हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं, किसी चीज़ को शुद्ध अवस्था में कैसे प्राप्त करते हैं, ये कहलाता है धातुओं। यदि जैसे धातुओं का
धातुओं को प्राप्त करना है तो धातु कर्मीय कहलाता है। किसी अन्य चीज़ को, जैसे दवाई वगैरह है, कोई चीज़ शुद्ध हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उसे शुद्ध करना क्या कहलाता है भाई, उसे शुद्ध करना शुद्धिकरण कहलाता है, प्यूरिफिकेशन कहलाता है। इसी तरह से जो हमारे ओर्स होते हैं, अयस्क होते हैं, उनमें से धातुओं का निष्कर्षण करना क्या कहलाता है, धातु कर्मीय कहलाता है। ये आगे देखें चार्ट दिया हुआ है एक, इसमें है, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले होता है अयस्क। क्या लेते हैं, अयस्क होता है, और अयस्क जो होता है उसका क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। अयस्क को क्या करते हैं, सांद्रित करते हैं। और जब इसे सांद्रित करते हैं तो ये 3 भागों में बढ़ जाता है, अधिक क्रियाशील, मध्य क्रियाशील और कम क्रियाशील। यानी जो धातुएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। रिएक्टिविटी सीरीज में अभी आपने पढ़ी थी, सक्रियता सीरीज में, सबसे अधिक और सबसे कम, और बीच वाली कैसी होती है, मध्य। यानी के की सक्रियता सबसे ज़्यादा थी, एयु की सक्रियता सबसे कम थी, लेकिन जो बीच में थी उनकी सक्रियता कैसी थी, मध्यम साइज की थी। तो ये 3 प्रकार की हो गई, अधिक क्रियाशील धातुएं, मध्य क्रियाशील धातुएं और कम क्रियाशील धातु। अब देखें जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं उनका क्या करते हैं, विद्युत अपघटन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विद्युत अपघटन कर देते हैं, और विद्युत अपघटन करने पर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। जबकि कम क्रियाशील धातुएं जो होती हैं उनका पहले सल्फाइड अयस्क बनाते हैं, सल्फाइड अयस्क बनाने के बाद उनका भंजन करते हैं, भंजन करने पर धातु प्राप्त होती है, और जो धातु होती है फिर उसका शुद्धिकरण करते हैं, तब हमें प्योर धातु प्राप्त होती है। लेकिन जो मध्य अपक्रियाशील धातुएं होती हैं इसमें 2 प्रकार के अयस्क बनते हैं, एक कार्बोनेट अयस्क बनता है, एक सल्फाइड अयस्क बनता है। तो कार्बोनेट अयस्क का हमेशा क्या करते हैं, निस्तापन, और जो सल्फाइड अयस्क होता है उसका क्या करते हैं, भर्जन। दोनों से क्या बन जाता है, धातु ऑक्साइड। क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। यानी कार्बोनेट अयस्क का जब निस्तापन करते हैं तब भी धातु ऑक्साइड बनता है, और सल्फाइड अयस्क का जब भर्जन करते हैं तब भी क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। अब जो धातु ऑक्साइड बन गया उसका करते हैं अपचयन। क्या करते हैं, अपचयन। तो वो कहलाता है धातु का अपचयन। और जो धातु का अपचयन होता है उसका फिर क्या कर लेते हैं, शुद्धिकरण कर देते हैं, जिससे क्या प्राप्त होती है, शुद्ध धातु प्राप्त। तो अयस्क को सबसे पहले क्या करते हैं, सांद्रित करते हैं। 3 प्रकार की जो धातुएं होती हैं उनमें ये अलग अलग बढ़ जाता है, अधिक क्रियाशील, मध्य क्रियाशील और कम क्रियाशील। अधिक क्रियाशील को डायरेक्ट क्या कर देते हैं, विद्युत अपघटन कर देते हैं, गलत अयस्क के साथ में शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। जो कम क्रियाशील धातु होती हैं उनका पहले सल्फाइड अयस्क बनाते हैं, सल्फाइड अयस्क बनाने के बाद उनका भर्जन कर देते हैं, धातु प्राप्त होती है और उसका शुद्धिकरण कर लेते हैं। लेकिन मध्यम अक्रियाशील धातुएं होती हैं 2 तरह से हो जाती हैं, 2 प्रकार के अयस्क बनते हैं, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन करते हैं और सल्फाइड अयस्क का भर्जन करते हैं, दोनों से धातु ऑक्साइड बनती हैं। धातु ऑक्साइड को का अपचयन करते हैं तो धातु का अपचयन हो जाता है, और उसके बाद धातु का शुद्धिकरण करते हैं। इस प्रकार हमें प्योर धातुएं प्राप्त होती हैं, और ये कहलाता है धातुओं का निष्कर्षण। क्या कहलाता है, ये धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। क्रियाशील श्रेणी समझने के बाद आप धातुओं को व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में समझ सकते हैं। क्रियाशील श्रेणी का नीचे का भाग क्रियाशील धातु, एक मध्य क्रियाशील धातु और ऊपरी भाग अधिक क्रियाशील धातु, जैसा कि अभी अयस्क के सांद्रण में हमने निकाला। अब जैसे ट्वाइस HgS + 3O2, इसको जब गर्म करेंगे तो क्या बन गया, HgO, यानी क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। HgO को जब पुनः गर्म करते हैं तो क्या बना लेता है, Hg बना लेता है। क्या बना लेता है, Hg। और क्यों, देखें ज़रा, Hg जो है वो कम क्रियाशील है, कॉपर से नीचे आता है, कम क्रियाशील है, और कम क्रियाशील है तो कम क्रियाशील धातुओं का क्या बनता है, पहले सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क का क्या करते हैं, भर्जन, और भर्जन करने के बाद क्या होता है, धातुओं का शुद्धिकरण, तो शुद्ध धातु प्राप्त हो गई। इसी प्रकार Au होता है, ठीक है। और इसी प्रकार क्या होता है हमारा, जैसे जिंक है, जिंक सल्फाइड को क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो ZnO बन जाता है, जिंक ऑक्साइड बनता है। और जिंक ऑक्साइड जो होता है
इसका भर्जन करने पर तो क्या बनना है, जिंक ऑक्साइड, और निस्तापन करने पर जिंक कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, ZnO बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये धातुएं जो होती हैं शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाती हैं, और जब इन धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं यही कहलाता है धातुओं का निष्कर्षण। इससे आगे कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।